Ali Baba. हेलो गाइस, दिस इज अमरदीप एंड यू वाचिंग नी टॉक्स। गाइस, ये कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर है और आज हम इस पे देखेंगे कैपेसिटी मीन्स कि किसी भी कैपेसिटेंस का कैपेसिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा था कि एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, चार्ज कितना स्टोर होता है, कैपेसिटेंस किस बातों पे डिपेंड करता है। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है और फिर आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस प्लेट का एरिया ए मानते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस डी। ठीक है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है या जिसको हम क्या कहते हैं कैपेसिटेंस भी कहते हैं, वो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैपेसिटेंस जो होता है वो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस capacity of capacitor does not depend upon first point चार्ज। इस पे मानते हैं क्या प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है वो कितना चार्ज स्टोर पे इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी इन दोनों बात पे तो डिपेंड नहीं करता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी डिपेंड अपॉन फर्स्ट थिंग, सबसे पहला मीडियम बिटवीन प्लेट्स। दूसरा, एरिया ऑफ प्लेट। अब ये एरिया क्या है ये भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, कौन सा एरिया हम लेते हैं यहां। ठीक है, तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इन तीनों बात पे डिपेंड करता है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होगा। अब बात करते हैं क्या, जैसे कि और हाँ, जैसे कि रेसिस्टेंस, अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा, जैसे कि ये मान लो कि ये रेसिस्टेंस है आर। अब आर इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि आई हम लिखते हैं ना, आई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा भी बाई आर होता है। तो क्या आर को यहाँ से देखो तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा भी अपॉन आई लिख सकते हैं। तो क्या आर का वैल्यू जो होता है वो कितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस अप्लाई किया गया इस बात पे डिपेंड करता है, कि कितना करंट इससे दौड़ रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। इस बात पे तो ये डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी वायर का फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल इंटू ए। अब देखो तो रेसिस्टेंस जो होता है वो रेसिस्टिविटी जो कि इसका वायर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर। मीन्स कि जिस तरह रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी वायर का रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना पोटेंशियल उसके अक्रॉस है, कितना करंट उससे जा रहा है, कितना करंट उससे दौड़ रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी कैपेसिटी जो होता है वो इन सारी बातों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पॉइंट को आसानी से समझ सकते हैं कि कितना चार्ज स्टोर्ड है, कितना पोटेंशियल उसके अक्रॉस है, इन चारों बात पे डिपेंड नहीं करता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है। अगर आप मीडियम को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, एरिया को चेंज करोगे तब पर भी कैपेसिटेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज करोगे तब पर भी कैपेसिटेंस चेंज होगा।
तो इनका वेरिएशन तो हम देख रहे हैं कैसा है, ठीक है। अगर इनका वेरिएशन देखें और ग्राफ बनाएंगे तो कैसा कैसा ग्राफ मिलेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस जो होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस का कैपेसिटी जो होता है वो भी बढ़ेगा। सेकंड, कैपेसिटेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d। कैपेसिटेंस जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा और डिस्टेंस अगर घटाओगे तो कैपेसिटेंस का कैपेसिटी हो क्या बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, जनरली इसका तो नहीं पूछते हैं बट इसका जरूर, इधर कैपेसिटेंस और इधर 1/d, ठीक है। 1/d का कैपेसिटेंस के साथ ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा हमारा, इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और हमारा यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा, स्लोप E0 a होगा, ठीक है। tan थीटा इस ग्राफ का क्या होगा, E0 a। तो कैपेसिटेंस वर्सेस 1/d का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। बट अब यहाँ पर देखो कि कैपेसिटेंस का, बट अगर हम यहाँ पर कैपेसिटेंस वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाए, ठीक है, डिस्टेंस 1/d नहीं d, तो यहाँ पे 1/d c और d का ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d⁻⁻1 इसको लिख सकते हैं। अब ये तो क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बना, तो ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती हैं। अब ये बात करते कि ये देखो, जैसे कि हमने अब मीडियम चेंज करेंगे, तो अभी तो हम मीडियम चेंज नहीं करेंगे। जब हम मीडियम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक बदलता है। डाइइलेक्ट्रिक बदलने से क्या होता है, कैपेसिटी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जो कि हम डाइइलेक्ट्रिक पढ़ते समय देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कि देखो कैपेसिटेंस में का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट a/d। यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया, ये एरिया जो था वो इफेक्टिव एरिया कहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव एरिया। इस एरिया को क्या कहते हैं, इफेक्टिव एरिया। समझना क्या है इसका मतलब, मान लो कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इसको पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, मान लो कि ये एक पैरेलल प्लेट है, ठीक है, ये एक पैरेलल प्लेट है, एक पैरेलल प्लेट ये है। अगर हम इसका एरिया, इतना एरिया इसके कांटेक्ट में लाएं, देखो इतना एरिया सिर्फ इसको अगर कवर कर रहा है तो इसका इफेक्टिव एरिया ये होता है। पैरेलल प्लेट पूरा अगर एरिया देखें तो पूरा एरिया तो ये होगा, बट ये वाला प्लेट इसको कितना कवर कर रहा है वो इसका इफेक्टिव एरिया होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया क्या होता है, ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया, डी सेपरेशन बिटवीन एंड E0 मीडियम का प्रिमिटिविटी। अब इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हैं, एक का एरिया a है जबकि एक का एरिया क्या है, a/2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, तो बताओ कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें इसका कैपेसिटेंस, तो अब बताओ कि इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। देखो इस बार ओवरलैपिंग एरिया कितना है, ये ओवरलैपिंग एरिया का क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग एरिया देखो कि इतना ही है, ठीक है, मीन्स कि बस इतना ही एरिया हमारे काम का है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ही हमारे क्या है, काम का है। बाकी ये वाला एरिया, इधर से ये वाला एरिया हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो जब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब एरिया A लिखे कि a/2 लिखे, ओवरलैपिंग एरिया देखो कौन है, a/2, तो क्या होगा a/2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया कैपेसिटेंस इसका। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि
देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। ये बोलता है कि एज shown in diagram a circular plate which just fit inside square plate are arranged. Find out capacitance of combination, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब हमें डायग्राम कैसा दिया है, ये देखो, इसका डायग्राम ये है। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ठीक है। ये ठीक है। इसका लेंथ हमें दिया L, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका हर साइड क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अगर यहां पर ये देखो तो ये भी इफेक्टिव एरिया के बेसिस पे ही है, ठीक है। मींस की ओवरलैपिंग एरिया क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर प्लेट है जो कि स्क्वायर प्लेट के अंदर जस्ट फिट होता है, ठीक है। जस्ट फिट यहां पर दिख रहा है क्या, ये जस्ट फिट का कंडीशन ही तो दिख रहा है। तो हमें क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है कॉम्बिनेशन का। तो देखो अगर हम इसका, ये तो क्या है, ये तो साइड व्यू है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू लेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा है, ये सिस्टम हमारा ऐसा है, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर प्लेट, ये हो गया स्क्वायर, और ये इसमें जस्ट फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है। ये हमारा क्या मींस कि हमने इसको क्या किया, ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे घुमा के देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ हमें L दिया है, साइड लेंथ L है, और ये हमारा क्या, सर्कुलर एरिया। अब देखो सर्कुलर एरिया, अब ओवरलैपिंग एरिया अगर यहाँ पर नोट करेंगे तो क्या होगा, ये एरिया तो ओवरलैप कर नहीं रहा है, ये एरिया भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, यहाँ से ये एरिया भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, यहाँ से ये एरिया भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। हमारा जो एरिया काम का है वो है ये सर्कुलर एरिया। अब ये सर्कुलर एरिया को निकालना पड़ेगा। सर्कुलर एरिया को कैसे निकालें, देखो यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू लिख सकते हैं L। तो रेडियस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L/2 लिख सकते हैं। डायमीटर तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का 2 गुना, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। सॉरी 2 गुना नहीं होता है, हाफ होता है। तो रेडियस कितना होगा, L/2। तो यहाँ से एरिया अगर लिखेंगे तो क्या होगा, पाई R का स्क्वायर, तो हो गया हमारा एरिया पाई L का स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से हमारे पास ओवरलैपिंग एरिया आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, D, ठीक है। तो यहाँ पर से आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, पाई L का स्क्वायर बाई 4 इंटू D। तो ये है हमारा आंसर। तो देख रहे हैं कि कैसे ओवरलैपिंग एरिया का क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले काम ये करो कि आप कैपेसिटेंस जब भी लिखते हो तो ओवरलैपिंग एरिया को फाइंड आउट करने का कोशिश करो। और 99% में क्या होता है, ओवरलैपिंग एरिया तो सेम ही रहता है, बट ये कुछ सवाल है, वेरिएशन है, ठीक है, जिनको इंपॉर्टेंट है जानना। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं, वो हमारा होगा सेपरेशन के बीच। सेपरेशन से क्या प्रभाव पड़ता है कैपेसिटर का, वो देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम देखो, थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी दिया हुआ है C, ठीक है। When
जिसका कैपेसिटी क्या दिया है, C दिया है, और ये बोला है कि अभी पैरेलल प्लेट इनिशियली द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है, सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन हमारे पास D दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है क्या, अगर हम इस सेपरेशन को डबल कर दें तो कैपेसिटी फाइंड करो, ठीक है। इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डबल देन फाइंड आउट न्यू कैपेसिटेंस। अब देखो ये तो क्या ही सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C, इनिशियली सेपरेशन कितना था उन दोनों के बीच, D था। अब बोला कि सेपरेशन को हम डबल करते हैं, तो हमें पता है क्या, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D, C जो होता है वो D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल कैपेसिटेंस लिखेंगे। तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D था। अब फाइनली क्या हुआ, जो कैपेसिटेंस था C डैश हो गया, और C डैश का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम सेम है तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी सेम है तो A, बट डिस्टेंस इस बार डबल कर दिया है तो कितना हो जाएगा 2A। अब यहाँ से सॉरी 2D, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी को हम क्या करें, C कह रहे हैं, ये वाला जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू कितना है, C है, तो C डैश का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, C/2, ठीक है। तो ये तो बेहद आसान सवाल था। अब हम बढ़ते हैं इसके एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी हमें दे रखा है C है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी कितना दे रखा है, C रखा है। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है कि नाउ plates are separated apart. Each plate moves with velocity v. Find out capacitance at any time t given initial separation D। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C है और इनिशियली उनके बीच का डिस्टेंस है D, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल कैपेसिटेंस लिखेंगे। इनिशियली हमारा जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D था। इनिशियल कंडीशन ये है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस D है। अब देखो क्या कहता है कि अब क्या किया गया, दोनों प्लेट को सेपरेट किया गया। दोनों प्लेट को सेपरेट करने का तरीका यह है कि हर एक प्लेट को v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया गया। मीन्स कि ये क्या कहा, इसको हमने सेपरेट किया। सेपरेट कैसे किया, ये भी इसको भी v वेलोसिटी से इधर लेके गए और इसको v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में लेके गए, ठीक है। तो हमें क्या कहता है कि कैपेसिटेंस बताइए किसी भी जनरल टाइम के लिए। तो देखो क्या कैसे करेंगे,
मान लेते हैं कि ये प्लेट v वेलोसिटी से चल रहा है, ये प्लेट इधर v वेलोसिटी से चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट चल रहा है। तो ये t टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, ये हमारा इनिशियल सेपरेशन था, ये तो क्या है d है, ठीक है। अब देखो कि ये प्लेट इस लाइन से, इस वाले लाइन से यहां तक पहुंच गया, ठीक है। इसका वेलोसिटी इधर कितना है, v है। तो t टाइम में ये मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, vt। उसका वेलोसिटी सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उस साइड भी सेम डिस्टेंस पे पहुंच गया होगा t टाइम में। ये भी कितना होगा, vt होगा। अब अगर आप सेपरेशन देखो, ठीक है, तो अब फाइनल सेपरेशन कितना है यहाँ पर, अगर फाइनली सेपरेशन अगर हम देखें, फाइनल कंडीशन, फाइनली जो सेपरेशन है प्लेट के बीच, वो कितना है, देखो d तो हमारा पहले से था और इधर vt बढ़ गया और इधर भी vt बढ़ गया, तो कितना हो गया 2vt किसी भी जनरल टाइम के लिए, ठीक है। तो सेपरेशन बदल रहा है, तो कैपेसिटेंस इस बार क्या होगा, तो अब अगर हम फाइनल कैपेसिटेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई d प्लस 2vt, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। हमें बोला कैपेसिटर C है और फिर इनिशियल सेपरेशन D है, फिर दोनों प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, तो दोनों प्लेट जो होता है वो सेम वेलोसिटी से और टाइम भी सेम दिया हुआ है, तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, रेफरेंस से सेम डिस्टेंस कवर करेगा। ये यहाँ से vt, तो ये भी यहाँ से vt, तो फाइनल सेपरेशन हमने निकाल लिया और फिर हम कैपेसिटर पे पहुँच गया। फाइनल सेपरेशन की जगह, फाइनल सेपरेशन ये हमारा क्या था, d प्लस 2vt हमने यहाँ पुट किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो कि एक और इसी तरह का क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। लास्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। अब ये क्या किया कि इफ वन प्लेट इज फिक्स्ड, अगर एक प्लेट को फिक्स रखा एंड अनदर इज मूव with acceleration a, then find out capacitance at, then find out capacitance at any time t if initial separation between plates is d, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। देखो इनिशियल कंडीशन में हमें क्या कह रहा है, इनिशियली कैपेसिटेंस C था और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना था, D था। तो हम सबसे पहले इनिशियल कैपेसिटेंस लिखते हैं, तो क्या होगा, इनिशियली कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब क्या बोला कि एक प्लेट को फिक्स रखा और दूसरे प्लेट को मूव कराना चालू किया विद एक्सेलरेशन A, तो हमें किसी भी जनरल टाइम पे कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। देखो क्या कह रहा है, इनिशियली कंडीशन हमारा ऐसा था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं ही करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, ठीक है। इनिशियली हमारा कंडीशन ये था। फाइनली हमारा कंडीशन ये था कि हमने एक को फिक्स किया और फिर दूसरे को a एक्सेलरेशन से मूव कराना चालू करते हैं। तो a एक्सेलरेशन से मूव कराना चालू किया, ये इसका रेफरेंस पॉइंट था। सबसे पहले ये कहाँ पर था, यहाँ पे था, ठीक है। इससे d डिस्टेंस दूर पे, यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट किया किसी जनरल टाइम पे। मान लो ये प्लेट हमारा यहाँ पहुँचा, तो ये अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तभी हमारे पास फाइनल सेपरेशन d प्लस दिस आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये सेपरेशन कितना होगा। इस सेपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस प्लेट पर हम क्या लगाएंगे, हम मोशन का सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, सेकेंड इक्वेशन हमारा ये कहता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इनिशियली तो रेस्ट पे था दोनों प्लेट, तो यू टी कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये वाला सेपरेशन देखो तो हमें मिल गया, कितना हो गया, एस इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये प्लेट कितना डिस्टेंस कवर किया होगा किसी भी जनरल टाइम टी पे, हाफ ए टी का स्क्वायर, मीन्स कि इसका वैल्यू कितना है, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो फाइनल सेपरेशन हमारे पास मिल गया। फाइनली अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो ये हमारा क्या है, यह इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन हमारा यह है कि सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन किस तरह से चेंज कर रहा है, डी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इस तरीके से टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सेपरेशन मिल गया। तो अब हम किसी भी जनरल टाइम पे अगर कैपेसिटेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन प्लेट, और किसी जनरल टाइम पे सेपरेशन हमारा ये है तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो कैसे वेरी करता है, एरिया क्या ओवरलैपिंग एरिया के साथ कैसे वेरी करता है, और उनके बीच का डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, और मीडियम के साथ वेरिएशन हम देखेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज के लिए पहले अनचार्ज के लिए पढ़ेंगे, फिर चार्ज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज इस लेक्चर को अब यहीं रोकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।